कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं, चाहे गवर्नमेंट की हो या फिर बीसीआई के द्वारा एडवोकेट्स के लिए चलाई गई हो, जो केवल एक सैद्धांतिक रूप बनकर रह जाती हैं। व्यवहारिक रूप से यानी कि वास्तविक धरातल पर उनका कोई औचित्य नहीं रहता। वैसे काफ़ी समय से स्टाइपेंड की बात हो रही कि जो आपके जूनियर एडवोकेट्स हैं उनको स्टाइपेंड दिया जाए, क्योंकि अपने शुरुआती सालों में प्रैक्टिस के में वो इतना नहीं कर पाते कि शायद वो अपनी आजीविका या खुद का अपना जो खर्चा होता है उसको निकाल सके। इसका मुख्य परिणाम क्या होता है कि मोस्टली जो एक ऐसे एरिए से आने वाले एडवोकेट्स हैं कि उनको अपनी सारी चीज़ें खुद ही सेटल करनी पड़ती हैं, उनको इसी भारी खर्चे की वजह से और अपने खर्चे के अकॉर्डिंग पैसा नहीं मिल पाने की वजह से अपने उस सपने को अधूरा छोड़ना पड़ता है। कभी कभी इन चीज़ों से एक ही अनुभव मिलता है, एक ही फीलिंग आती है कि शायद हर फील्ड जो एक डिग्निटी रखता है, वो हर फील्ड जो है केवल पैसे के बलबूते पर ही आप आगे बढ़ सकते हो उस क्षेत्र में, उसके अलावा आप नहीं बढ़ सकते हो। क्योंकि ये बिल्कुल सटीक बात है कि वकालत का पैसा भी केवल जो रिच फैमिलीज़ हैं या फिर वो लोग हैं जो अपने बच्चे का अच्छा खासा खर्चा अगर चला रहे तो चला सकते हैं आने वाले टाइम में, तब तक वो अच्छे तरीके से वेल सेटल नहीं हो जाता तो वो ही अपने एडवोकेसी के सपने को साकार कर सकता है। अदरवाइज़ वो बच्चे जिनका सपना है अधिवक्ता बनने का, लेकिन उसके लिए जो आने वाली समस्याएं हैं, जो आर्थिक संकट है, शायद वो नहीं झेल सकते। क्योंकि एक समय आने के बाद पेरेंट्स भी यही आशा करते हैं कि हो सकता है उनके बच्चे कुछ कमाएं, घर के लिए कुछ हेल्प करें, लेकिन जब ये पता चलता है कि वो बच्चा आपको क्या हेल्प करेगा, अभी तो फ़िलहाल आने वाले पता नहीं अनसर्टेन कितने समय तक उसको आप पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में फिर उसको लग रहा है कि अभी तो पता ही नहीं क्षेत्र से कमाई कब होगी, क्या होगा, इससे अच्छा कि छोड़ देता हूँ, कहीं और जॉब कर लेता हूँ। तो शायद वो ना तो अपने उस काम के साथ न्याय कर पाता है और ना ही अपने सपने को भी उसको छोड़ना पड़ता है। यहाँ पर ऐसा ही फिर से केस आया है। केस का नाम है सारिका त्यागी और अन्य बनाम भारत संघ का है और सुनवाई की अभी इसमें रिसेंटली हियरिंग थी 19 जून। इसमें कुछ जो महिला एडवोकेट्स होती है उनके द्वारा पिटिशन फाइल की गई थी। बहुत सारी चीज़ों को इसमें ग्राउंड्स बनाया गया था कि जो महिला एडवोकेट्स होती है उनके लिए अलग से कोई बार रूम नहीं होता है, उनके लिए अलग से टॉयलेट्स की व्यवस्था भी नहीं होती है। बहुत सी ऐसी चीज़ों को उन्होंने उजागर किया, सवाल रखा, जो कि बिल्कुल अपने आप में सही था, रिलीवेंट था। इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखिए यहाँ पर सारी बातें उन्होंने यहाँ पर कही कि इस सर्वे में सामने आया कि देश की अधिकांश अदालतों में महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग से लेडीज़ बार रूम नहीं है, साफ टॉयलेट या चेंजिंग रूम जैसी बुनियादी मानव गरिमा से जुड़ी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। और ये बिल्कुल वास्तविकता है, ये चीज़ें बिल्कुल वास्तविक हैं। सुनवाई के दौरान माननीय अदालत का ध्यान युवा और अगली पीढ़ी के वकीलों द्वारा झेली जा रही गंभीर आर्थिक तंगी की तरफ भी गया और जिसके कारण कई प्रतिभावान युवा वकालत का पैसा छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं अभी मैंने आप लोगों को बताया। अब यहाँ पर ये तो बैकग्राउंड था मामले का, सारी चीज़ें। अब यहाँ पर देखिए युवा वकीलों के फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए कोर्ट ने क्या क्या चीज़ें रखी। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं जो रखे गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की चीज़ें लगातार रखी जाती रहती हैं, लेकिन लगता है ऐसे कि ये बल सैद्धांतिक मतलब किताबी चीज़ें हैं, लाइब्रेरियन चीज़ें हैं और वास्तविकता में इनका कोई औचित्य नहीं होता। अब यहाँ पर इस मामले में भी काफ़ी फैक्ट यहाँ पर रखे गए हैं, आप देखेंगे। पहला जो रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने वकालत के पैसे में हो रहे ब्रेन ड्रेन मतलब वो प्रतिभाशाली एडवोकेट जो बहुत आगे जा सकते हैं, केवल आर्थिक असुरक्षा की वजह से अपने उस पैसे को कंटिन्यू नहीं कर पाते और उन्हें छोड़ना पड़ जाता है। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कुछ सहायता मॉडल का प्रस्ताव रखा है। अभी क्या रखा है, ये प्रस्ताव है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि प्रोफेशनल असिस्टेंस फंड का गठन किया, जो आपकी स्टेट और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी कि स्टेट्स को भी और आपकी यूटीज़ में भी एक विशेष फंड होगा, यंग लॉयर्स प्रोफेशनल असिस्टेंस फंड। ये केवल अभी वित्तीय सहायता मॉडल का प्रस्ताव रखा है, ठीक है, बनाने का सुझाव दिया है। यह फंड संबंधित हाई कोर्ट और जो आपकी स्वायत्त संस्थाओं के सीधे नियंत्रण में काम करेगा। यानी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर स्टेट को और यूनियन टेरिटरी को एक यंग लॉयर्स प्रोफेशनल असिस्टेंस फंड बनाना होगा। एक सुझाव दिया है, मैंडेटरी नहीं है। दूसरा क्या कहा है कि निश्चित मासिक स्टाइपेंड इस फंड के माध्यम से पहली पीढ़ी और आर्थिक रूप से जो कमजोर युवा एडवोकेट्स हैं उनको करियर के शुरुआती
3 सालों तक एक निश्चित मासिक स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। यानी कि एक तो जो फर्स्ट जनरेशन वाले एडवोकेट्स हैं और वो एडवोकेट जो आर्थिक रूप से कमजोर युवा हैं, उनको कब, जब वो अपने करियर की शुरुआत करते हैं तो शुरुआती 3 वर्षों तक उन्हें एक निश्चित स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। कितने सालों तक? 3 वर्षों तक। उसके बाद एक और है 7 वर्ष से सपोर्ट मॉडल। ये क्या है कि वित्तीय सहायता शुरुआती 3 वर्षों में तो कंप्लीट दी जाएगी जितना कि वो निर्धारित की जाएगी, यानी कि 3 सालों तक पूरी दी जाएगी। उसके बाद जो 4 साल आगे के इनमें धीरे धीरे कम कर दी जाएगी, क्योंकि इनके कहने का मतलब है कि जब 7 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो एक वकील आमतौर पर खुद फिर सेल्फ डिपेंड हो जाता है। 7 साल के बाद फिर उसको किसी प्रकार की फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। ये बात ठीक है, 7 साल एक काफ़ी लंबा समय होता है, लेकिन ज़रूरत होती है क्षेत्र के हिसाब से काम की। हाँ, लेकिन भाई ठीक है, 7 साल तक भी आप अगर करो बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 साल तक ही जो है चीज़ें क्लियर नज़र नहीं आती। उसके बाद अभी एक चीज़ और है, इन्होंने और भी कहा, भी हम दे रहे हैं तो हम लेंगे भी। देखिए, सेल्फ सस्टेनिंग चेन मॉडल कैसे, कि कोर्ट ने अब यह भी सुझाव दिया कि जो जूनियर एडवोकेट्स इस फंड से फाइनेंशियल हेल्प अगर ले रहे हैं और वो भविष्य में अगर सफल हो जाते, एक अच्छे एडवोकेट्स बन जाते हैं, तो इस फंड में वो किस्तों के रूप में अपना योगदान वापस करेंगे। इससे यह फंड भविष्य की जो नई जनरेशन है उनके लिए हमेशा कार्यशील रहेगा। तो ये बिल्कुल, हम ये नहीं कह रहे, बिल्कुल बेहतरीन अच्छी बात है अगर आप उनके शुरुआती दौर में उनको सपोर्ट करोगे, क्योंकि आर्थिक स्थिति केवल वो एक इकोनॉमिक प्रेशर नहीं है उनकी जेब पर, बल्कि मेंटली भी अपसेट कर रहा है उनको, क्योंकि वो जो वास्तव में करना चाहते हैं लेकिन पैसे की कमी के चलते वो नहीं कर सकते, तो वो इकोनॉमिक इससे ज़्यादा मेंटली उन पर प्रेशर डालता है। और अगर उनको अपनी बुक्स के लिए, अपने खर्चे के लिए, हर चीज़ के लिए अगर पैसा समय से मिलेगा, बिल्कुल जैसे कहा 3 साल तक कंप्लीट, फिर धीरे धीरे 7 साल तक कम होता चला जाएगा। भाई जब वो अब पूरी तरीके से परिपक्व हो जाएगा, उसे अपने खर्चों के लिए पैसा मिलेगा, तो आने वाले टाइम में वो बिल्कुल बहुत अच्छा करेगा और कमाएगा, और उसके बाद वो वापस फिर उसमें योगदान देगा, ताकि फिर से आने वाले जो फिर एक नई जनरेशन है, नए एडवोकेट्स हैं, उनको फिर उससे जो है सपोर्ट मिल सके। तो ये जो सस्टेनिंग चेन मॉडल है बहुत अच्छा है। देखिए, लेकिन ज़रूरत है कि ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा चेन मॉडल ये काम करे अपने आप में, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा फैक्ट है फंड के लिए वित्तीय संसाधन। वित्तीय संसाधन कैसे, देखिए, कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि इस फंड की निरंतरता के लिए केवल वरिष्ठ वकीलों के स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर नहीं रह सकते आप, ठीक है। यानी कि केवल जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, ऐसा नहीं कि जो फंड होगा इसमें केवल सीनियर एडवोकेट्स ही इसमें आपका योगदान देंगे, इसमें निम्नलिखित सोर्सेज से पैसा आएगा। देखिए, ये जो अभी जो फंड बनाया जा रहा है इन आर्थिक रूप से तंग और युवा एडवोकेट्स के लिए, फर्स्ट जनरेशन के लिए, इनके लिए इस फंड में पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, 3 जगह इन्होंने यहाँ पर इंक्लूड किए। देखिए, 3 जगह। पहला कह रहे हैं कि वरिष्ठ और सफल अधिवक्ताओं द्वारा स्वैच्छिक योगदान, यानी कि जो मतलब सीनियर एडवोकेट्स हैं और सफल हो चुके हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, वो स्वैच्छिक योगदान करेंगे। इसके अलावा ऐसे डोनर्स को टैक्स में छूट और राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रोत्साहन देने का सुझाव है। मतलब अब ये जो एडवोकेट्स होंगे ना, ये मतलब इस तरीके के जो डोनर्स होते हैं ना, जो इस फंड में पैसा देंगे, उनको टैक्स से भी छूट दी जाएगी। इसके अलावा कहा है कि अदालती मुकदमों में पक्षकारों पर लगाए जाने वाले जुर्माने की लागत का भी एक बड़ा हिस्सा इस फंड में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कहने की बात है कि इस फंड में पैसा कहाँ कहाँ से जाएगा भाई, ठीक है। तो एडवोकेट्स भी देंगे, और जो कोर्ट के अंदर एक्यूज पर फाइन इम्पोज किया जाता है उसका भी हिस्सा इसमें जाएगा कुछ, और कोर्ट फीस का भी एक निश्चित हिस्सा इस कल्याणकारी कोर्स में जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 3 पॉइंट हैं आपके, यह आपका पैसा जो है जाने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर महिला वकीलों के लिए भी कुछ देखिए बात कही गई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अदालतों में महिलाओं के लिए बुनियादी स्वच्छता और प्रसाधन सुविधाएं उपलब्ध कराना केवल प्रशासनिक बुनियादी ढांचे का मैटर नहीं है, बल्कि बिल्कुल आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन जीने का अधिकार है, कि उनकी डिग्निटी, उनका सम्मान का भी अधिकार का हिस्सा है। मतलब ऐसा माहौल होना चाहिए कोर्ट के अंदर कि महिलाएं सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सकें, ओके। और अभी फ़िलहाल 19 जुलाई को इसमें सारी चीज़ें रखी गई हैं। अभी इसमें आगामी कार्यवाही आपकी होगी, और वो कब होगी देखिएगा कि मामले की गंभीरता और इसके दूरगामी परिणामों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी, देखिए यहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपका केंद्र सरकार, सभी राज्यों के एडवोकेट जनरल्स और केंद्र शासित प्रदेशों के स्टैंडिंग काउंसिल को
नोटिस इशू कर दिया है। यहाँ पर कोर्ट ने इस संबंध में व्यापक मजबूत वैधानिक ढांचा तैयार करने के लिए अब कहा है कि अब ये जो सब लोग हैं ना, ये 17 जुलाई 2026 तक अटॉर्नी जनरल और सभी संबंधित पक्षों को अदालत में उपस्थित होकर विस्तृत योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। अब इस मामले में जो हियरिंग है नेक्स्ट 17 जुलाई को होगी, ये सभी अपनी बातें यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे, इनको नोटिस इशू किया गया है। बट बशर्ते ये है कि बिल्कुल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई चीज़ें वास्तविक धरातल में लागू हो जाएं, तो वास्तव में एक युवा एडवोकेट को अपने आर्थिक तंगी की वजह से अपने सपने को नहीं छोड़ना पड़ेगा। अब आप में से कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि ऐसी तो योजनाएं आती रहती हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला, और कितनों को लग रहा है कि वास्तव में ये चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन में आएंगी वास्तविक धरातल पर? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।